अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान पंजाब और केपी के असम्बली तहलील करने की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे या फिर इमरान खान सूबाई असम्बलियों को तहलील करने के अपने फैसले पर नजर सानी करेंगे, ये बात कल तक वाजे हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इमरान खान की डेडलाइन का वक्त करीब आ रहा है, सियासी राब्तों और मुलाकातों में भी तेजी आ रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुतहरिक हो गए हैं। सदर आरिफ अलवी की काफ लीग की क्यादत और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। इसके अलावा काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही इमरान खान से 24 घंटे में 3 मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही चाहते हैं कि पंजाब असेंबली को कुछ वक्त और चलने दिया जाए, जबकि इमरान खान कह चुके हैं कि वो परवेज इलाही की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन वो 17 दिसंबर को पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करने की तारीख का ऐलान कर देंगे। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। इमरान खान की जानिब से हतमी तारीख के ऐलान में एक दिन बाकी है और इस ऐलान से पहले सियासी राब्तों और मुलाकातों में तेजी आ चुकी है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने 24 घंटे में 3 बार इमरान खान से मुलाकात की है और जराये के मुताबिक मोनिस इलाही ने इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पैगाम पहुंचाया है कि ये वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने से PDM की जानिब से PTI और काफ लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मोनिस इलाही ने परवेज इलाही का ये पैगाम भी पहुँचाया है कि काफ लीग की जानिब से हतमी इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया गया है और ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि जब इमरान खान कहेंगे उसी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही से भी मुलाकात की थी और डॉन की खबर के मुताबिक इस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि वो इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील ना करने पर कायल करने की कोशिशें जारी रखें। अहम बात यह है कि लाहौर रवानगी से पहले सदर मुमलिकत की वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारर और अयाज सादिक से भी मुलाकात हुई थी। सदर आरिफ अलवी और परवेज इलाही की मुलाकात के बाद जहाँ एक तरफ पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए इमरान खान को कायल करने की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ने ट्वीट करके अपना मौक़िफ़ दिया है कि पंजाब असेंबली की तहलील के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले का सोच कर लरज़ रहा है। काफ लीग एक तरफ वाज़े ऐलान कर रही है कि वो पंजाब असेंबली तहलील करने में इमरान खान के फैसले पर अमल करेगी, तो दूसरी तरफ मुलाकातों और राब्तों में इमरान खान को असेंबली तहलील ना करने पर कायल करने की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि अब देखना होगा कि पंजाब असेंबली की तहलील पर काफ लीग का फैसला अपना होगा, अपने सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए होगा, या माजी की तरह काफ लीग ये फैसला भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर करेगी। क्योंकि मोनिस इलाही और परवेज इलाही दोनों ये एतराफ़ कर चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे। इमरान खान कल क्या फैसला करेंगे और इस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन साहब, कल इमरान खान ने कहा है कि वो तारीख दे देंगे कि दोनों असम्बलियाँ वो किस दिन तहलील करने जा रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, इमरान खान ऐलान कर देंगे? और दूसरा, जो मीटिंग भी हुई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ अयाज सादिक साहब की और आज़म नज़ीर तारर साहब की, क्या कन्विंस कर पाए हैं प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट समझाएं इमरान खान को कि ये राइट टाइम नहीं है असेंबली तोड़ने के लिए? जी शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब मुस्तकिल एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनका एजेंडा ये है कि जब से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं, पाकिस्तान में बेयकीनी कायम रखी जाए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ज़रिए वो तमाम कोशिशें जो मौजूदा हुकूमत कर रही है कि हम इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, किसी ना किसी तरह वो उसके रास्ते में रोड़े अटकाएं। आपको मालूम है कि अप्रैल में 10 अप्रैल को जब ये हुकूमत इमरान खान साहब की नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में लगभग गई, तो उस वक्त पाकिस्तान इंटरनली डिफॉल्ट कर चुका था और उसकी एक निशानी ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वजारत खजाना ने आखिरी सरमाई के लिए तरक्याती बजट की किस्त को रोक लिया था और 1 रुपया जारी नहीं किया गया था। वहाँ से हम पाकिस्तान को पुल आउट करके लाए हैं और जब इमरान खान साहब और इनके वज़रा ये कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि ये हुकूमत हमसे चली गई वरना हम लोगों से पत्थर पड़ते हमें,
तो इन्होंने उसके बाद से हमारी कामयाब जो कोशिशें हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाएं, उनके लिए मुस्तकिल ये कोशिश रखी है कि कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी करें। जब चाइना प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे और सीपैक की 11वीं JCC मीटिंग हुई जिसमें कि चीन दोबारा हमसे इंगेज कर रहा था, इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया और मुल्क के अंदर एक सीन क्रिएट कर दिया ताकि चाइना को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेकाम है। लेकिन एहसन साहब, ये तो मेरे ख्याल से पीटीआई, ये जरूरी है कि ये पस मंजर लोगों के सामने हो। फिर पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी तबाही आई क्लाइमेट डिजास्टर की। हम सब उन 3.25 करोड़ लोगों की दाद रसी में लगे रहे। इमरान खान साहब मुसलसल उस दौरान भी बैनुल अक़वामी इमदाद को पाकिस्तान आने से रोकने की कैंपेन करते रहे। हम IMF के साथ री इंगेज कर रहे थे। एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ इमरान खान थे जो IMF के मुआहदे को सबोटाज कर रहे थे। अब 9 जनवरी को क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जिनीवा में कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आए। हमारा राब्ता एहसन इकबाल से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उनको टेलीफोन लाइन पर लें और इस हवाले से बात करें। खान ने कहा है कि कल वो हतमी तारीख दे देंगे कि पंजाब और KP के असेंबली वो कब डिसॉल्व करने जा रहे हैं। और रिसेंटली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत एक्टिव हुए हैं। उनकी मुलाकातें इमरान खान से भी हुई हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मुनिस इलाही से भी हुई है। हुकूमती वफ्द से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। पहले सागदार से मुलाकात की, अयाज सादिक साहब से मुलाकात की। एहसन इकबाल साहब, मैं ज़रा इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि अयाज सादिक साहब और आज़म रज़ी तार साहब जब मिले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या वो उन्हें कन्विंस कर पाए कि प्रेसिडेंट जाके कन्विंस करें इमरान खान को कि राइट टाइम नहीं है असेंबली तोड़ने का? देखिए, एक मैं बात खत्म कर लूं। जब 9 जनवरी को पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है पाकिस्तान की मदद के लिए, इमरान खान साहब ने ये नया पता फेंक दिया है कि वो फिर दुनिया को बताएं पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है। मैं खान साहब को कहता हूं कि एक दफा ऐलान कर देना, ये तारीखें क्यों देते हैं? उनको तो 1 घंटा चाहिए असेंबली तोड़ने के लिए। इन्होंने कहा कि हम 4 असेंबलियों को छोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से यू टर्न ले गए हैं और अब ये 2 असेंबलियों का असेंबली खेल रहे हैं। कल तोड़ूंगा, आज तोड़ूंगा। भाई तोड़ें आप, हम तैयार हैं। और आप तोड़ेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको इलेक्शन में शिकस्त देंगे और इबरतनाक शिकस्त देंगे जैसी कश्मीर में अभी आपको मिली है। सही। तो मतलब ऐसे सब कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इमरान खान असेंबली तोड़ते हैं, तोड़ने दें, हम सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवा देंगे, ये आपकी पोजीशन है इस वक्त? जी जी बिल्कुल। इमरान खान साहब को अगर असेंबली तोड़ने का शौक है, बड़े शौक से तोड़ें, लेकिन उससे इंशाअल्लाह ताला इनकी जो हुकूमत है उसका सफाया होगा। क्योंकि आपने कश्मीर में देख लिया है कि लोग इनकी अभी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, क्या किरदार है। जो रियासत मदीना का नाम लेते थे, तोशा खाना के जिस तरह तोहफे खाते रहे कि जो चीज घर में आती है उसकी तस्वीर ना बनाओ, जो घर से जाती है उसकी तस्वीर बनाओ, पता नहीं घर में क्या क्या आता था। तो ये सारी चीजें कौम के सामने अब इनके किरदार खुल के आ रहे हैं और लोग इसीलिए अब इनसे मुतनफर हो चुके हैं। तो ये बड़े शौक से इलेक्शन में जाएं, इंशाअल्लाह ताला इनको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इबरतनाक शिकस्त देंगे। आप कह रहे हैं कि उनको शिकस्त देंगे, इसका मतलब आप कोई इलेक्शन में रोड़े नहीं अटकाएंगे, इलेक्शन जो आइन के मुताबिक हो वो हो जाएंगे। लेकिन एहसन साहब, एक और मामला है कि जैसे अभी आप तनकीद कर रहे हैं कि एक्सपोज हो गए हैं इमरान खान साहब तोशाखाना केस के हवाले से, आप पहले ये बार बार कह चुके हैं कि बड़ी नातजुर्बेकार टीम थी। लेकिन इस वक्त हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? जो आप लोग कहते थे कि हमारे पास तजुर्बा है, मामलात को ठीक करेंगे, लेकिन आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिकली लड़ रहे हैं, इंप्रेशन दे रहे हैं कि एक दूसरे की पॉलिसीज गलत हैं, मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर कल हमने ये देखा कि मुल्क के वजीर खजाना अमेरिका में बैठ के अमेरिकी टीवी को ये कहते हैं कि हम रूस से ना गैस खरीद रहे हैं, ना हमने परसू किया है। जबकि आपके अपने जो स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है, फॉर एनर्जी है, मुसद्दिक मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि रूस से हम बात कर चुके हैं, उनकी टीम जनवरी में आ रही है और उनसे हम सस्ता तेल भी खरीदेंगे, पेट्रोल डीजल भी खरीदेंगे, खाम तेल भी खरीदेंगे। ये तजुर्बेकार टीम की निशानी है कि आपस में बैठ के एक दूसरे से इख्तलाफ कर रही है। क्या हो रहा है इस वक्त? प्लीज ऐसी बात ना करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार टीम है कि जिसने खान साहब का डिफॉल्ट किया हुआ पाकिस्तान बचा लिया है। यहाँ पे शेख रशीद साहब आपके सामने कह चुके हैं कि अल्लाह ने हमें निकाल लिया, वरना लोगों ने पत्थर मारने से जो हालात हो गए थे, ये तो पाकिस्तान को उजाड़ के चले गए थे। मैंने अभी आपको बताया कि 75 साल में कभी ये सूरत नहीं हुई थी कि डेवलपमेंट बजट की आखिरी छमाही की किस्त जो है वजारत खजाना जारी ना करे कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो खजाना खाली करके गए थे। और ये तजुर्बा टीम ही है इस वक्त जो मामला हमारे सामने है,
और मुसलसल बचा रही है। सही ऐसा साहब, क्योंकि ये जो मामला ही बड़ा संजीदा मामला है और आप की मेंबर हैं इस वक्त कैबिनेट के, तो कैबिनेट में क्या ये डिस्कस हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान के सामने कि हमने रूस से तेल खरीदना है, नहीं खरीदना है? हैव वी अप्रोच्ड? क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं उनकी टीम आ रही है एंड दे हैव कमिटेड कि वो हम देंगे, लेकिन मुल्क के वजीर खारजा कहते हैं कि हमने तो परसू ही नहीं किया रशिया को, ना उनसे हम कोई तेल खरीद रहे हैं। कौन दुरुस्त है, कौन गलत है? क्या कैबिनेट में ये मीटिंग में डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है हुकूमती सतह पर? तो वजीर खारजा से सवाल हुआ था, वो ये था कि क्या आप रूस से तेल खरीदते हैं, और मैं भी ये कहूंगा कि अभी हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे। और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा वो ये कहा है कि हमारी उनसे बातचीत जारी है, उनकी टीम आएगी और अल्लाह करे कि हमारा उनके साथ सौदा हो जाए, तो फिर हम अगर उनसे खरीदेंगे तो वजीर खारजा भी कहेंगे कि वजीर खारजा ने वैसे कहा वी आर नॉट परसुइंग, और वो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं मैं रशिया से होके आ चुका हूं, वो कमिट कर चुके हैं कि जनवरी में उनकी टीम आएगी यहाँ पे, लेकिन वजीर खारजा कह रहे हैं वी आर नॉट इवन परसुइंग। नहीं, मेरे इनके मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि अभी हम उनसे नहीं खरीद रहे, लेकिन बातचीत में कामयाब, तो अगर हमसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हमें उनसे खरीदने में कोई कबात नहीं। मैं आपको सुनवा देता हूँ वजीर खारजा साहब ने क्या कहा है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। जी सुनिए। हम रूस पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा। उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे, और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। डीजल और पेट्रोल ये दोनों प्रोडक्ट्स भी देंगे, इसके ऊपर भी डिस्काउंट हम निगोशिएट करेंगे जब उनकी टीम इधर आएगी। We aren't pursuing or receiving any discounted energy, but we are facing it's extremely difficult economic situation. Any energy that we receive from Russia will take a long time for us to develop. जी बिलावल साहब कह रहे हैं वी आर नॉट परसुइंग, और कह रहे हैं कि अगर हमने कोई फैसला भी किया इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट मुसद्दिक मलिक साहब तो ये नवीद सुना रहे हैं कि हमें तो 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो मैंने आपको कही है कि अभी उनसे बातचीत जारी है, कुछ वक्त लगेगा, और क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी हाल ही में होकर आए हैं और वो वजीर खारजा अमेरिका जा चुके थे, तो शायद अप टू डेट उनके पास ना हो कि वजीर पेट्रोलियम की क्या वहाँ पे बातचीत हुई है, लेकिन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बिलावल साहब ने यही कहा है कि अभी हम उनसे नहीं खरीद रहे, और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी उनसे बातचीत हुई है और मुझे नहीं टीम आएगी, और अगर अच्छी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम खरीद लेंगे। शायद मुझे नहीं पता परसू करने का मतलब क्या होता है, लेकिन चले आप मुझे ये बता दें, ये कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर डिस्कस हुआ है कि हमें खरीदना है रशिया से सस्ता तेल? देखिए, पाकिस्तान को अपने मफाद में और अपनी इकोनॉमी के लिए जो भी अच्छी डील मिलेगी, हमें उसमें कोई रुकावट नहीं है, हम उसको जरूर इख्तियार करेंगे। हर वो डील या हर वो ऑप्शन जिससे पाकिस्तान का फायदा हो, उसको जरूर इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कल ऐलान करते हैं कि किस तारीख को असेंबली तहलील कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM की हुकूमत आई है उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन टीवी पे बात नहीं की, लेकिन अपने ट्वीट्स के जरिए हुकूमती पॉलिसीज़ पे तनकीद करते आए हैं, और नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उनसे बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा मांग लिया। क्या वजह बनी और क्या वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने और PDM हुकूमत आने के बाद से साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपनी ही पार्टी, अपनी हुकूमत पर तनकीद करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी उनसे नाराज भी नजर आई। मामला चाहे इलेक्शंस में जाने का हो, माशी पॉलिसीज हो, या अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंटेरियंस पर मुबैना तशद्दुद का मामला हो, इन तमाम इशूज़ पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने ट्वीट्स में हुकूमत पर तनकीद करते आए हैं। आज़म स्वाति के मामले पे जो ट्वीट्स की मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने, उसके बाद उनकी पार्टी ने उनसे सेनेट से इस्तीफ़ा भी तलब किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसकी मज़ीद क्या वजह थी, क्या इस वक्त भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब इस वक्त टीवी पर आए हैं और आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने साबिक सेनेटर कहा, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता नहीं है और शायद लोगों को भी पता नहीं है कि क्या पीपल्स पार्टी में इस वक्त भी आप हैं या नहीं है। पीपल्स पार्टी में मैं उतना ही हूँ जितने मिफ्ता साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून में लेकिन गुजारिश ये है कि एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ,
मैं बिलावल साहब का तर्जुमान भी रहा, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मुझे सेनेटर भी बनाया, सिंध से बनाया, और एक अच्छा वक्त गुजरा है। लेकिन बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो चुका है, जितना पुलों के नीचे से पानी बह चुका है, अब मैं आई विश देम वेल, और उनको उनका सियासी सफ़र जो है अल्लाह ताला उसमें दिन रात कामयाबियाँ दे, और मेरा जो सफ़र है उसमें देखते हैं कि वक्त और हालात मुझे कहाँ ले जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ आपका सफ़र ख़त्म हो चुका है, यानी आपने ऑफिशियली कोई इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, या क्या हुआ है मामला? देखिए, आपका मज़ीद कंटिन्यू करना ऐसे ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात होगी। बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ गुजर चुका, माजी में जाने का फ़ायदा नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुदरत ने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ। जो भी कुदरत का फ़ैसला है, अगर कोई मेरा सियासी करियर बाकी बचा है जिसमें मैं कोई कुछ कोशिश करके हासिल कर सका हूँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फना होने में भी कोई बुराई तो नहीं है। सही। तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा अब मुस्तफ़ा नवाज को कर रही है? नहीं, क्योंकि आपने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की मिसाल दी थी, वो तो हैं, वो नाराज हैं, और खासतौर पर डार साहब से नाराज लगते हैं, शायद मरीम नवाज से भी थोड़ी नाराजगी है उनकी, लेकिन आप अब पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो ये कैसे हुआ? आप कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप बड़े क्लोज थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, बल्कि जो मशवरा था फॉरेन मिनिस्टर बनने का वो भी गालिबन आपकी तरफ से भी आया था। तो पहले आपने, मैं हामी था इस चीज़ का, आप हामी थे उनकी, आपने तर्जुमानी छोड़ी, फिर आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, वो भी आपके हाथ से गई, अब पार्टी भी छोड़ दी, सेंटरशिप छोड़ दी आपने पीपल्स पार्टी के क़यादत के कहने पे। क्या हुआ क्या ऐसा? इसका जवाब तो वही पार्टी की क़यादत ही बेहतर दे सकेंगे कि उन्होंने मुझसे क्यों इस्तीफ़ा मांगा। मैं उस डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे ये गुमान है कि पिछले चंद सालों में कई दफ़ा मैं जो पोजीशंस ले लेता था वो पोजीशंस को इतना पसंद नहीं किया जाता था, और जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कुछ लोग शायद उनसे सवाल करते हों कि जनाब ये किस तरह का आदमी है, इस तरह की इंडिपेंडेंट पोजीशंस ले जाता है, तो शायद उनको पसंद ना आया हो, और वक्त के साथ साथ फिर उन्होंने समझा हो कि मुनासिब यही है कि इसको कहा जाए कि ये इस्तीफ़ा दे और घर जाए। उन पोजीशंस के हवाले से आपके ट्वीट हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी दिखाए हैं और मैं उस पर आता हूं, लेकिन ये ज़्यादातर पोजीशंस जो आपने ली हैं ये तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे ली हैं आपने पोजीशन, या मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे ली है। तो ये ह्यूमन राइट्स का मामला तो पीपल्स पार्टी के इटसेल्फ बड़ा करीब है। बिलावल साहब तो खुद चेयरमैन रहे नेशनल असेंबली में कमेटी के, और वैसे भी पीपल्स पार्टी नजरियाती तौर पर लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो फिर इसमें इशू क्या था? अगर आप तशद्दुद होने पे, पार्लियामेंटेरियंस पे तशद्दुद होने या उनके उठाए जाने पे सवाल उठा रहे हैं या उस पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर क्या पार्टी को इशू है? अब वल्लाह आलम ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन मैं शहजाद भाई इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए हमारी जो सियासत पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में चल रही है, और ख़ुसूसन उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये एक बहस होती थी कि लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी वो फैसले करने शुरू कर दिए जो उनके गुमान में वहाँ से पसंद किए जाएंगे। हमने PTI की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, एक हाइब्रिड रिजीम का एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसके अंदर बहुत से उनके पॉलिटिकल फैसले भी ऐसे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट से किए जाते थे। तो शायद कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई होंगी, वल्लाह आलम, लेकिन मैं कोई मायूस नहीं हूँ। मैं जो पोजीशंस लेता रहा हूँ, आज भी मेरा दिल मुतमईन है, और आने वाले वक्त में अगर मज़ीद कोई ऐसे इश्यूज़ होंगे तो मैं जो भी मेरी बसात है, जितनी भी मेरी आवाज़ है, नहीफ हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, मैं वो आवाज़ तो उठाता रहूँगा। मैंने तो अपने जो इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी पोजीशंस से पीछे नहीं हटना। जो कुछ मैं समझता हूँ कि सही है और जो कुछ मैं समझता हूँ कि गलत है वो मैं कहता रहूँगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद, मुबैना तशद्दुद का मामला, उस पर आपने ट्वीट किया। शीरी मज़ारी साहब को गिरफ्तार किया गया, उस पर आपने ट्वीट किया। आज़म सवाती के हवाले से आपने ट्वीट किया, लेकिन क्या वजह है? एक ज़माने में मरीम नवाज साहिबा के लिए भी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, अली वज़ीर के हवाले से, अली वज़ीर साहब के हवाले से, मोहसिन दावर साहब के हवाले से, जी अवारी टावर्स में जो उनके होटल में गई थी जब रेंजर्स पुलिस, तो वहाँ पे भी आपने आवाज़ उठाई। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बीइंग अ लिबरल पार्टी और बड़े सारे लोग हैं उसमें, सब खामोश रहे इन इश्यूज़ पे? क्यों कोई बात नहीं करता, और आपको क्यों बात करने की सूझी? तो जो बात करने की सूझी उसका नतीजा तो आज आप देख रहे हैं। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली हमारी सीनियर इस चीज में तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी का सरबराह रहे, चेयरमैन रहे। फरतुल्लाह बाबर साहब हमेशा बात करते रहे, रज़ा रब्बानी साहब हमेशा बात करते रहे,
कमर जमान कायरा साहब बात करते रहे, तो इस तरह के पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठती रही हैं। हाँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लीडरशिप वजूहात की बिना के ऊपर वो अपने आप को लिमिटेशंस तस्वर करते हैं और वो क्रॉस नहीं करना चाहते, तो पार्टी में जब लोग बात करते हैं तो यही तस्वर किया जाता है कि ये पार्टी की आवाज़ आ रही है। तो मतलब ऊपर लीडरशिप से ही रोका गया होगा, तभी कोई और बात नहीं कर रहा ना, और आपने बात की तो आपको सजा मिली उसकी। जी हाँ, और उसमें अब ये शहजाद भाई के सियासी जमातें जो हैं, जब तक वो अपने अंदर स्पेस नहीं देंगी लोगों को गुफ्तगू करने की, पॉलिसीज़ के ऊपर एक सेल्फ क्रिटिक करने की, ताकि हम एक बेहतर लाए अमल इख्तियार कर सकें, वो लाए अमल के जो पाकिस्तान के मफाद में हो, हमारे जो चीज़ें डिटीरिएट जिस तरीके से कर चुकी हैं और होती जा रही हैं, उस माहौल में अगर पार्टियों के अंदर एक हब्स का माहौल होगा, घुटन का माहौल होगा, लोग बात नहीं करेंगे, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कम और बादशाहतें ज़्यादा लगेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे जितनी स्पेस मिली पीपल्स पार्टी दे सकती है, और किसी जमात के अंदर इतना भी हौसला नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू की एक लंबे अरसे तक इजाज़त दे। बाहर तो और जो हुआ सो हुआ, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अभी आपने कहा कि पार्टीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और आपने मिसाल दी कि पीटीआई की एक हाइब्रिड रिजीम गवर्नमेंट थी। क्या ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, ये भी आपको लगता है कि हाइब्रिड रिजीम का हिस्सा ही है? हाइब्रिड 2.0, हाइब्रिड 2.0 बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं, जिस दिन से शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने हैं, कि वो फैसले तो शायद इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नहीं हो सके, जो सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे पहले ही आते साथ ही ये कर दिया गया कि वो उनकी प्रमोशंस हर चीज़ अब डिपेंडेंट होगी सब्सिक्वेंट टू इशुएंस ऑफ एन एनओसी फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमने सरकारी मुलाजमों की जो आज़ादी थी, जो बची खुची जो आज़ादी थी, हमने तो वो भी कुर्बान कर दी। फिर उसके बाद जो सियासी मुखालफिन के ऊपर तशद्दुद आजकल के दौर में जो हो रहा है, उसमें हम माउथ पीस बने हुए हैं, हम उसकी ओनरशिप लेते जा रहे हैं। तो अगर तो फ़र्क क्या हुआ? इमरान खान साहब के दौर में जिस चीज़ के ऊपर हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे कि उनके दौर के अंदर सियासी मुखालफिन के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन तक डाल दी गई, गलत केस था। जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको किसी न किसी तरीके से विक्टिमाइज किया गया। मरियम नवाज साहिबा के साथ क्या हुआ, फिर उसके अलावा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ क्या हुआ, जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो हम तो सारे उस माहौल से जब गुजरे थे, तो हमें तो ये सोचना चाहिए था कि यार हमने 90 की दिहाई भी देखी हुई है, अपने एक्सपीरियंस से हमें इमरान खान साहब की जितना उन्होंने गलत किया उसका जवाब देना चाहिए था जमहूरी अंदाज में। हमें बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए था। आज अनफॉर्चुनेटली हम मुल्क को वापस 90 की दिहाई में धकेल चुके हैं। अगर इमरान खान साहब वापस हुकूमत में आते हैं किसी भी वक्त, तो उनको एक नेचुरल अर्ज होगी टू सेटल स्कोर्स विद हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो हम एक सर्कल में फंस चुके हैं, और ये सर्कल इन जमातों को जो जमहूरियत की दावेदार हैं उनको कम अज कम मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए था। इस वक्त अगर हुकूमत के लोग भी यही कहें कि हमारे में भी वो अर्ज है, जिस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम भी वही जवाब देंगे, तो आपके ख्याल में ये गलत रवैया है? देखिए बिल्कुल, देखिए ना, इमरान खान साहब तो 2010 के बाद की सियासत में उन्हें पजीराई मिली। हमने तो 90 की दिहाई देखी है। 90 की दिहाई के अंदर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ किया, फिर उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा, परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, और फिर ये तमाम एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया कि यार अब हमने जब हुकूमत में आना है तो हमने एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है हमने करनी है, इस तरह हमने जुडिशरी को रिफॉर्म करना है, इस तरह हमने क्रिमिनल लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करना है, सियासत के अंदर हमने ये बेहतरी लेके आनी है। लेकिन आज जो सियासी माहौल की जो तलखी है, उसमें हम स्पोक्स पर्सन बने हुए, हम उन तमाम चीज़ों की ओनरशिप लिए जा रहे हैं जिनसे शायद हमारा तल्लुक भी नहीं है, इस हुकूमत का तल्लुक भी नहीं है। अब जो आज़म स्वाति साहब के साथ जिस तरीके से, और मैं फ्रैंकली समझता हूं कि हमारे मुल्क की जो कोर्ट्स हैं वंस अगेन इस तरह के माहौल में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस काकड़ साहब, उन्होंने बहुत दलेराना फैसला किया, उन्होंने सारी उनके ऊपर FIRs जो गलत की गई थी क्वाश कर दी। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस KK आगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस अतर मनीला साहब थे, तो एक यहाँ पर एक रिलीफ थोड़ा बहुत किसी न किसी सूरत में मिलता जा रहा था। अदालतें दे रही हैं, लेकिन अदरवाइज हुकूमत नहीं देखें तो बलूचिस्तान भेजा, फिर वहां से सिंध भेजा, फिर इस्लामाबाद वापस लेकर आए। हुकूमत तो पार्टी बनी हुई है इसमें। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये फैसले हुकूमत नहीं कर रही? बिल्कुल, राना सनाउल्लाह वगैरह आके जितने भी लोग हैं वो तो कहते हैं कि गलत किया, और उनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ओनरशिप लेते हैं, तो फिर ये हुकूमत के तो हुकूमत गलत कर रही है, ये हुकूमत का बिल्कुल। देखिए, अब पूरे इस्लामाबाद को शायद कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप और मैं टीवी के ऊपर बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चलनी ही नहीं है।
उसके अलावा जो आजम स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है, जो पूरे मुल्क के अंदर अगर FIRs दर्ज की जा रही हैं, अली वजीर आज भी जेल के अंदर है, उसको रिहाई नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? वो अली वजीर किसी सियासतदान का कैदी तो नहीं है। तो इस मुल्क में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त क्यों आपकी और आपकी पार्टी ने कैसे फैसिलिटेट किया था कि वो इस्लामाबाद आए, वोट भी दिया उन्होंने, सब कुछ किया, उस वक्त कैसे आपकी पार्टी ने फैसिलिटेट किया? ये हमारी कमजोरी है। लेकिन उस वक्त भी हम उन्हें जेल से बाहर तो नहीं निकाल सके। हर चौथे रोज एक मुकदमे में उनकी जमानत होती है तो उनके ऊपर नया मुकदमा दायर कर दिया जाता है, बदला तो कुछ भी नहीं है। तो ये फैसला उस वक्त वैसे पीपल्स पार्टी का ही था कि हम उनको जेल से निकाल के इस्लामाबाद लेकर आएंगे और वोट डालने देंगे। ये पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इतनी ताकतवर जमात थी कि वो खुद कर सकती थी अपने तौर पर? इसके अंदर शायद फैसिलिटेट किया हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन शायद फैसिलिटेशन फिर हुई हो कि उनसे उस वक्त जब इनको ज़रूरत थी उनके वोट की, तो उस वक्त वोट ले लिया गया और उसके बाद फिर अब गालिबन मैंने अखबारात में पढ़ा है कि स्पीकर साहब जो हैं वो अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी नहीं इशू कर रहे हैं। और वैसे तो आपकी सारी तनकीद को बर्दाश्त किया जा रहा था। मेरे ख्याल से आजम स्वाति साहब के ट्वीट में आपने लाइन क्रॉस कर दी, आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को वहां पे मुखातिब किया, शायद इसी वजह से इस्तीफा मांग लिया गया। इस्तीफा आपको देखिए एक वजह तो बताई होगी ना कि नहीं, वजह कोई नहीं। मुझे तो जैसे ही कहा गया, मुझे पता है वैसे आप किससे मिले थे, किसने आखिर में आपसे? मैं फारूक नाइक साहब से मिला था। फारूक जी। नाइक साहब से मिला था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपसे मिलना है। मैंने कहा सर आप सीनियर है, मैं खुद आ जाता हूँ, बताइए क्या मामला है। तो मैं पहुंचा उनके पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह का पार्टी की आदत का एक ही मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपसे इस्तीफ़ा मांगा जाए। मैंने कहा सर हाजिर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं 1-2 मिनट में ही मैंने कहा कि जी कि मैं आपको इस्तीफ़ा अपना भेज दूंगा और मैंने फिर उसके फ़ौरन बाद अनाउंस भी कर दिया। सिंपल। एक और ट्वीट में 27 नवंबर को आपने यही कहा था, तमाम मिसालें देके कि जो कुछ इस वक्त सियासी मुखालफिन के खिलाफ हो रहा है, या मरियम नवाज के साथ हुआ या फरियाल तालपुर के साथ हुआ, आपने कहा हुक्मरान कोई और है, हम हैं ख्वामा इसमें। तो ये हुकूमत खुद नहीं चला रही है। देखिए शहजाद भाई, हम 70 साल से जिस तरीके से 75 साल से इस मुल्क को चलाते रहे हैं ना, आज हमें नजर आ रहा है कि मुल्क कितने बड़े क्राइसिस में है। हमें अपनी रविश तो बदलनी होगी। हमें अगर अगले 25 साल तक पाकिस्तान इंशाल्लाह व्हेन इट टर्न्स 100, तो हम उस वक्त भी आप और मैं बैठकर यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि यार ये हो गया वो हो गया। हमें चीजें बदलनी या तो शायद हमारे बच्चे बैठ के, या शायद हमारे बच्चे बैठ के। तो गुजारिश ये है कि इन 75 सालों में ये बहुत बड़ा अरसा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा असर रहा है हमारी पॉलिटिक्स में। डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हुई हैं, मार्शल लॉज रहे हैं, और इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है उसने डिलीवर नहीं किया। अगर पाकिस्तान को मजीद चलाना है तो हमारी आज इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब हुई हुई है वो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हुई हुई है। और पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साथ हमारे इंडिया है, इंडिया में हम ही जैसे लोग हैं, हम ही जैसे सियासतदान है वहां पर। लेकिन आज देखें इंडिया को कहां ले गए, बांग्लादेश आप देखें हमसे आगे निकल गया है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर। सर मुस्तफा साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो हाइब्रिड रिजीम 2.0 है, लेकिन जनरल बाजवा का आखिरी खिताब अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम फरवरी 2021 से ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, न्यूट्रल है, हमारे सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो और फरवरी 2021 के बाद ही उन्होंने बकौल मुनस इलाही साहब के उनको फोन किया और उनको कहा कि इमरान खान साहब के साथ जाकर मिल जाओ। जी, और ये फरवरी 2021 के बाद हुआ। जी वो भी हुआ, सेनेट में आपने कैमरे भी निकाले थे, कैमरे भी फरवरी 2021 के बाद थे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो ये हुकूमत नहीं कर रही, ये उनसे करवाया जा रहा है, ये ओनरशिप ले रहे हैं। देखना, तो आज भी आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट एपॉलिटिकल नहीं है? देखिए, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, वो चीज़ों को रीसेट करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क की जो अफवाज है उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। जी, टीटीपी एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। हमारे सिर्फ इस साल में तकरीबन 150 के करीब हमारे फौजी जवान और हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो हुकूमत जिसको हमने बड़ा चीयर किया, हमने बड़ा कहा कि जी अफगानों ने गुलामी की जंजीरें उतार फेंकी हैं, आज काबुल में वो बैठे लेकिन हमारे बॉर्डर पोस्ट के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। आज तमाम अखबारात की हेडलाइंस हैं। हमारे लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। फिर हमारे सामने ये भी मौजूद है कि हमारी मईशत इस वक्त सिसक रही है और वो किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है, मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। हम एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो पिछले 7-8 महीने में जिस तरीके से हमारी जो फौज है वो क्रिटिसाइज हुई है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पुल बैक करेंगे और पुल बैक उन्हें करना भी चाहिए। एक दो चीज़ें हमने सुनी है, वो अच्छी हैं, उनकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई उसी तरह है तो क्रेडिट गोज टू हिम। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा।
रास्ता देना होगा। ये भी जो आजम सवाती साहब के साथ जो सिलसिला चल रहा है, अली वजीर की कंटिन्यूड इनकासरेशन, और मजीद आगे चलकर अगर कुछ चीजें होती हैं तो तासुर तो यही फेज वाइज कर लेते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम हुकूमत आई, इमरान खान ऑपोजिशन में चले गए, तब से इमरान खान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि न्यूट्रलिटी नहीं है, हम पे जो है जुल्म हो रहा है। क्या ये ठीक बात है? और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि न्यूट्रल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट पिछले 6-8 महीने में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो दुरुस्त कह रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है ना। मुनस इलाही साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आके तस्लीम किया कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें। तो ये इंटरवेंशन तो पॉलिटिक्स के अंदर हो रही थी। फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। बाप, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाप की हिमायत वो किसी भी अगर तरफ टिल्ट करते हैं वो अपने सियासी फैसले करने में आज़ाद है। क्या MQM उसकी हिमायत हमें मिल सकती थी? देखिए, ये तो ओपन सीक्रेट्स हैं। अगर हम बैठकर इन चीज़ों के ऊपर पर्दापोशी करें, हर किसी को पता है कि ये चीज़ें किस तरह हुई। तो मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी के ऊपर बैठ के हम कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, लेकिन आजकल का जो दौर है उस दौर में हर शख्स के पास इसका एक्सेस है। सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू होती है, कोई मोनोपोली ओवर इंफॉर्मेशन रह नहीं गई। हम सिर्फ टीवियों के ऊपर बैठकर आपको फोन आ जाएगा कि जी ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, आपको फोन आ जाएगा, इंटरव्यूज नहीं चलने चाहिए, मीडिया के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर होगा। अभी नहीं है, सुना है कि आजकल तो कम ही है, लेकिन क्या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो इस मुल्क के अवाम से छुपाई जा सकती हो? मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है। हर आदमी रात को बैठकर, चाहे वो गांव में हो, देहात में हो, चाहे वो शहर में हो, वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के 10 तो प्रोग्राम्स देखता है। आप बाप पार्टी और MQM की मिसाल देके कह रहे हैं कि वो कैसे मुमकिन है कि खुद उन्होंने अपने फैसले किए हों, और बाकी इमरान खान साहब की अपनी गलतियां भी थी, लोग उनसे नाराज भी थे। हफीज शेख साहब वाला मामला आप देख लें कि जब उसमें हफीज शेख साहब को अपोजिशन ने कैंडिडेट बनाया, जॉइंट कैंडिडेट बनाया, सॉरी यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो हफीज शेख साहब को लोगों ने वोट नहीं दिए क्योंकि उनका रवैया लोगों से ठीक नहीं था। तो एक नेचुरल वो, और जो लोग इत्तेहादियों के अलावा जो लोग पहले ही आप मंजर आम पर लेके आ गए, सिंध हाउस में जो लोगों को रखा हुआ था, तो वो अपने आप आए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के कहने पे, बहुत से लोग लाए तंग गए भी थे ना, जेन्युइनली तंग भी थे इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है कि जब भी बजट होता था, बिल्कुल, तो बजट पास कराने के लिए, और ये हफीज शेख वाला इलेक्शन भी उसकी एक मिसाल है, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है। और उनके जो कई लोग अरेंजमेंट हाउस में सारा हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टी से खुद मैनेज किया आपके ख्याल में? बहुत ज्यादा खुद मैनेज किया, बहुत ज्यादा खुद भी मैनेज किया, लेकिन थोड़ा सा गुड़ के अंदर, अगर मीठे के अंदर थोड़ी सी और शामिल हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको लगता है कि ये बाप पार्टीज और MQM जो कह रही है कि इस दफा तो हमने अपना फैसला किया, कॉल शॉल नहीं आई, कॉल पहले आती थी, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? परवेज इलाही साहब ने तो कहा कि कॉल आई नहीं, तो फिर परवेज राय को कोई तो और मैसेज, उनमें से शायद हो सकता है साल 2 साल बाद पता चले कोई साहब सामने आए, लेकिन वैसे फिर हुआ क्या होगा कि परवेज राय साहब को कहा होगा कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं, बाकियों को कहा होगा कि आप PDM के साथ चले जाएं? तो ये पॉलिटिकल गेम्स तो इस मुल्क में चलती रहती हैं। तो यही तो आयरनी है इसकी, इस मुल्क में, कि आप बस मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें कि आप पॉलिटिकल प्लेयर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़ा रहे हैं। लड़ा के क्या हो रहा है? केओस पैदा हो रहा है। उस केओस के नतीजे में क्या हो रहा है? मुल्क को नुकसान हो रहा है। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और वो इस मुल्क का दिफा करना है। आप उस तक अगर महदूद रहें, आप हमारे सर आंखों पर, आप जो जवान हमारे सरहदों पर खड़े हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, ये हमसे कैसे तवक्को की जाती है कि हम उनके उस खून के कर्जदार नहीं हैं? हम उनके कर्जदार हैं, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप अपने ही शोधा का खून जो है उसको आप पॉलिटिकल सियासत के अंदर जब आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो फिर वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता है, आपके इदारे के ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता है, और वो कुर्बानियां जो है वो पसे पुश चली जाती हैं। तो ये अब खेल पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। आपकी मेरी जनरेशन, हमसे प्रीवियस जो जनरेशन थी, वो हमारे लिए कोई अच्छा पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रही। हमें कम से कम अपने बच्चों के लिए तो अच्छा पाकिस्तान छोड़ना है। साहब, एक और जो सियासी तनकीद आप करते रहे वो ये है कि IMF जाने का फैसला हो, आपने 27 मई को कहा कि ये फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए, उसको करना चाहिए। फिर आपने कहा कि क्यों हम इमरान खान की नाकामियां, मुल्क में जो तबाही उसने फैलाई है, उसका बोझ अपने सर पे लेने को तैयार है। आप बार बार कहते रहे कि हमने कहा था 1.5-2 महीने के लिए आएंगे, इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो ये फैसला किसने किया, कहां पे किया कि नहीं 1.5-2 महीने के लिए नहीं आना है, हमने अपना टर्म पूरा करना है? क्या पहले कोई और व्यू था, व्यू तब्दील हुआ है, या पहले झूठ बोला जा रहा था, क्या हुआ है? क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों का ये व्यू था। व्यू तो तब्दील हुआ है। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, ज़रदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम फॉरेन इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे और उसमें इलेक्शन के मुतालिक हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और जो नैब कवानीन उनके अंदर रिफॉर्म्स ला के तो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब अलमिया ये हुआ है कि हम जितना
हुकूमत में हम वक्त गुजार चुके हैं और आगे गुजारेंगे, हम नहीं, जो ये बैठे हैं दोस्त सारे, इमरान खान की सारी कारकर्दगी जो है 3.5 साल की, वो पसे पोश चली गई है। कोई आदमी इस वक्त ये सवाल नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब ने इलेक्शनों से पहले 50 लाख नौकरी का कहा था, उन्होंने 50 लाख घर का कहा था, 1 करोड़ नौकरी का कहा था। कोई उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल नहीं कर रहा। सारा का सारा मलबा हमने अपने सर पर ले लिया। किस लिए? इसमें क्या हिकमत थी? आज जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, जितने बाई इलेक्शंस अभी तक हो चुके हैं, उनमें ओवरवेलमिंगली लोगों ने इमरान खान साहब का साथ दिया। तो हम इसमें मजीद जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस की एक सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इस हुकूमत का सिर्फ एक महदूद वक्त होना ऑफिस में, कि कोई आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे सकते। आप मईशत को समझते हैं, मईशत को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देने की जरूरत है। नहीं तो फिर क्या वो लॉन्ग टर्म हम 6 महीने बाद तो वैसे ही मियाद खत्म हो जाएगी। तो आपको लगता है इमरान खान के इल्जाम दुरुस्त है कि वो कहते हैं कि इनके हुकूमत में आने का, हुकूमत चलाने का मकसद एक ही था कि केसेस खत्म कराओ, नैब अमेंडमेंट्स करो? क्या ये वजह हो सकती है कि जहन बदल गया? देखिए, नैब का जो कवानीन है उनको इस्तेमाल तो किया गया, आर्बिट्रेरीली इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। खोसा साहब की जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। हमने और उनके अलावा केसेस देखे हैं, सियासतदानों को छोड़ के मरहूम ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का केस हमने देखा कि उनके साथ किस तरह का रवैया रखा, और एक ऑनेस्ट और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, उसको खुदकुशी करनी पड़ी उनके रवैये से तंग आके। पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे, उनके साथ अल्लाह बख्शे तो केसेस खत्म करने के लिए रुक गए पीपल्स पार्टी और नून लीग। देखिए, वो तो चीज इवेंचुअली इट एंडेड अप इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 9 जनवरी को उसकी दोबारा तारीख है, और सुप्रीम कोर्ट कह भी सकती है कि जो तरामीम की हैं वो ठीक है या नहीं है। हमें हमारे लिए अपने केसेस से ज़्यादा किसी भी जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा इस वक्त मुल्क की सालमियत होनी चाहिए। हमारी मईशत इस वक्त जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो है। सही। हमारे मुल्क किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है। खतरात तो खतरात वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, अवाम महंगाई से तंग है। आपने जो ये फ्रेश मैंडेट के हवाले से आप बार बार बात करते रहे, अभी भी क्या पीडीएम हुकूमत को यही करना चाहिए? क्योंकि इमरान खान तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि मईशत नहीं संभाल सकते अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए, और इमरान खान तो अब कल शायद तारीख भी दे दें कि किस दिन वो 2 असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में इसके बाद हुकूमत का क्या मूव होगा? कि 2 असेंबलियों में इलेक्शन होते हैं तो हो जाए, या मामला आपको लगता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा या जाना चाहिए? मूव को तो शहजाद भाई एक साइड पर रखे ना। फियर क्या है? आप क्यों, हम सियासतदान है ना, हमें क्या खौफ है इस चीज का कि हम अवाम के अंदर जाएं? सियासतदान को तो हर वक्त अवाम के अंदर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक खौफ का शिकार है कि जी इस वक्त अगर इलेक्शन कराए तो बहुत से लोग कहते हैं ओ जी इमरान खान साहब तो बाई इलेक्शन भी जीते हैं, वो जनरल इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो आप उनके लिए मजीद आसानियां पैदा करते जा रहे हैं, और उसके नतीजे में जो मुल्क को नुकसान हो रहा है इस सारी सियासी अफरा तफरी का, उसका जिम्मेदार। लेकिन आपको लगता है ये खौफ दुरुस्त है इस वक्त पीडीएम जमातों का? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जो इमरान खान की कारकर्दगी थी वो तो सब भूल गए हैं, अब तो सवाल इनसे हो रहा है, तो खौफ दुरुस्त है ना? फिर वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के गालिबन एक जज साहब थे, तो उन्होंने कहा कि पीपल मस्ट सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर इलेक्टोरल चॉइसेस। अगर लोगों की, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत के दोबारा हुकूमत में भी आ जाए, उनके पास कोई हल नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है। उन्होंने अगर खुदा न खास्ता फिर उसी तरह की हरकतें की कि अपोजिशन को विक्टिमाइज किया, मीडिया को जो के साथ जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया, अगर वही उन्होंने रिपीट किया तो उनकी हुकूमत तो शायद फिर 8-10 महीने में पाकिस्तान एक ऐसा अथॉरिटेरियन मंजर पेश कर रहा होगा कि जो हमारे लिए कोई अच्छा पाकिस्तान नहीं होगा। कोई हल नहीं है उनके पास। लेकिन लोगों का जो फैसला है वो तो आपको बाहर तौर तस्लीम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। अब आपकी राय क्या है कि अब हुकूमत, अब साल रह गया, वक्त पूरा करे, या अभी भी आपके ख्याल में फ्रेश मैंडेट के अलावा कोई हल नहीं है? फ्रेश मैंडेट के अलावा कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको चाहिए इलेक्शन में चले जाए। आपका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है। आपने इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। आपको एक हुकूमत चाहिए, चाहे जिसकी भी हो, वो 5 साल के लिए ऑफिस के अंदर हो, मुश्किल फैसले भी करे, और फिर उसके ऊपर ये भी उसको तलवार न लटकी हो कि उसने फॉरेन इलेक्शंस में जाना है। आज हुकूमत वो फैसले नहीं कर पा रही जो हमारी मईशत को जरूरत है। वो इसलिए नहीं कर पा रही कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद तो वैसे ही पार्लियामेंट की टर्म कंप्लीट हो रही है। आपको नहीं लगता कि 1 साल में वो कह रहे हैं कि हम मईशत को भी ट्रैक पे ले आएंगे, पॉलिटिकल कैपिटल भी अपना रिकवर कर लेंगे और बेहतर पोजीशन में होंगे जीतने की? ये स्ट्रेटजी आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है क्या? देखें, IMF जो इस वक्त डिमांड्स कर रहा है, 4 बुनियादी तौर पे IMF
3 या 4 इस वक्त बुनियादी तौर पर डिमांड्स कर रहा है। एक कि आप फ्लड्स के हवाले से आप को कितना डैमेज हुआ है वो हमें बताइए, और कितना आप अपने रिसोर्सेज में से कमिट कर रहे हैं, और फिर आपको कितनी मदद चाहिए। साथ वो आपको बिजली की कीमत महंगी करने के लिए कह रहे हैं, लगभग आपको 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के लिए कह रहे हैं, और फिर आपको GST लगाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये भी आपको कह रहे हैं। इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाएगी पीछे? तो आपके ख्याल में फ्रेश इररिस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान की क्या पोजीशन है, हुकूमत को इलेक्शन में जाना चाहिए? अगर हुकूमत ये सोच रही है कि उनके पास इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं, तो आई थिंक कि ये तो जो एक मुहावरा है कि अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। आप मेरे से ज्यादा मईशत को ज्यादा समझते हैं, आप बताइए कि क्या कोई ऐसी फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास अवेलेबल है या आपको नजर आती है अगले 6-7 महीने में कि जिससे ये आवाम को कोई रिलीफ दे सके? सही, तो आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, चाहे जो भी पाकिस्तान के लिए जाना चाहिए। और अगर इलेक्शन हो गए तो मुस्तफा नवाज खोकर फिर किस पार्टी से लड़ेंगे इलेक्शन? सच्ची बात है, मेरा तो दिल आज़ाद इलेक्शन लड़ने पे है, आज़ाद इलेक्शन लड़ने पे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं इलेक्शन लड़ूं। सियासत में कोई चीज़ हतमी तो नहीं होती, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का ही जिगरा था कि मैं समझता हूँ कि इतना अरसा उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, और कोई सियासी जमात, एक तो मुझे नहीं पता कि वो कोई मुझे लेगा या नहीं लेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम दिया, अभी तक उनको भी बर्दाश्त किया जा रहा है, बल्कि उनसे ये नहीं कहा कि आप जो है शो कॉज नोटिस लें या जवाब दें, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।